हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में टाइप 6 क्वेश्चंस बर्नौलीज ट्रायल्स को समझने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं कि अभी तक हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पैटर्न क्या रहा है। सबसे पहले हमने जो सिंपल फॉर्मूला होता था प्रोबेबिलिटी पे, उस पे कुछ क्वेश्चन बेस्ड बनाया। फिर हम लोग एक स्टेप आगे बढ़े क्योंकि फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने बनाया था उसमें सिर्फ एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछा जाता था। अब एक से ज्यादा वाले जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता था उन क्वेश्चंस को हमने बनाया और उन क्वेश्चंस को नाम क्या दिया हमने? एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इनको बनाने के बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमने कंसेप्ट लगाया जहां पे कुछ कंडीशन दे दिया जाता था। एंड बेसिकली ये कोई नया टाइप नहीं था, ये एक अलग कंसेप्ट था जो कि आपको एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, किसी भी थ्योरम में यूज हो सकता है। तो हमने कुछ क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बनाया। फिर हमने बेयस थ्योरम को समझा कि बेयस थ्योरम क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, उस पे कुछ क्वेश्चंस वो हमने बनाया। फिर हमने प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को कंसेप्ट को समझा और उसका क्या एप्लीकेशन है, क्यों उसको प्रोबेबिलिटी चैप्टर में यूज किया जा रहा है। फिर उस पे कुछ हमने क्वेश्चंस को बनाया और आज जो है हम लोग एक न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, बर्नौलीज ट्रायल। अभी देखिए एक वर्ड है ट्रायल। ट्रायल क्या होता है आप थोड़ा सा ये समझो। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स। एक कॉइन है जो जिसको टॉस किया जा रहा है 8 बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली 4 हिट। तो आप क्वेश्चन को समझिए पहले। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला जा रहा है, एक सिक्का को 8 बार उछाला जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली 4 हिट आने का कितना प्रोबेबिलिटी है ये बताइए। एटलीस्ट 6 हिट आने का कितना प्रोबेबिलिटी है। तो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी आप समझो, ये सिक्का जो है 8 बार उछाला जा रहा है, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। अब इसके अंदर जब हम सिक्के को पहली बार हमने उछाला होगा तो उसको ट्रायल बोलेंगे, पहला ट्रायल। उसी तरीके से जब दूसरी बार उछालेंगे सिक्के को तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंड ट्रायल। इसी तरीके से थर्ड ट्रायल। मींस इसमें कितना ट्रायल हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि सर जी इसमें 8 ट्रायल हो रहा है, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर ट्रायल होता है। बेसिकली 8 बार उछालना मेरा क्या है, एक्सपेरिमेंट है, जहां हमें पता चला कि 8 बार उछालना हमारा एक्सपेरिमेंट है। अब यहां पे ये समझना है कि एक्सपेरिमेंट के अंदर जो एक एक बार उछाला जा रहा है सिक्का को, 8 बार जो उछाले, पहला बार उछाले होंगे, फिर दूसरा बार उछाले होंगे, फिर तीसरा बार उछाले होंगे, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग ट्रायल बोल रहे हैं। तो बर्नौलीज ट्रायल्स नाम है तो जरूर कहीं ना कहीं ट्रायल्स का कंसेप्ट यूज होगा। कहां यूज होगा उसको हम लोग समझेंगे। अभी बर्नौलीज ट्रायल्स का पहले आप एप्लीकेशन समझो कि क्यों इसको प्रोबेबिलिटी में इस कंसेप्ट को लाया गया है। तो यहाँ पे आप समझिए एक क्वेश्चन दिया हुआ, अ कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग, और आपको कुछ प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। अब आप प्रैक्टिकली सोचिए, मैंने आपको बताया था कि एक कॉइन को टॉस करने से सैंपल स्पेस 2 आ रहा है, तो 8 कॉइंस 8 बार टॉस किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 8, दैट इज क्या हो जाएगा ये 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। क्लियर है ना। 16 into 16 दैट इज 256, 16 का स्क्वायर, तो 256 टोटल 256 सैंपल स्पेस आएगा। और आप खुद सोचिए एक सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट रहेंगे, 8 एलिमेंट रहेंगे। कुछ ऐसा रहेगा, हेड टेल, कुछ ऐसे 8 एलिमेंट रहेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है हम लोगों के लिए 256 लिख पाना?
तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, बर्नौलीज ट्रायल्स का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। क्लियर है? अब क्या होता है बर्नौलीज ट्रायल, उसको हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे, बट अभी कुछ कंडीशन है। कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में बर्नौलीज ट्रायल्स को यूज करना है या नहीं यूज करना है? तो देखिए कंसेप्ट क्या क्या आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे कंडीशन क्या क्या है, एक बार आप लोग खुद पढ़ेंगे अपने से और समझेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आराम से एक बार पढ़िए पहले आप लोगों। अब देखिए कंडीशन क्या क्या है। पहला कंडीशन आपको बोला गया है कि देयर आर फिनाइट नंबर्स ऑफ ट्रायल, मतलब जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा उसके अंदर जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो ट्रायल्स क्या होने चाहिए, फिनाइट होने चाहिए, फिक्स्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहां पे जितनी मर्जी उतना ट्रायल्स हो पाए, ऐसा नहीं है। वो फिक्स्ड ट्रायल होगा कि 5 बार हो, 8 बार हो, 10 बार हो, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर 10 बार टॉस किया जा रहा हो। तो ये जो ट्रायल्स होंगे तो वो फिक्स्ड होंगे। क्लियर है ना? तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि ट्रायल्स शुड बी फिक्स्ड, फिक्स्ड ट्रायल होने चाहिए। अब क्या बोला जा रहा है कि ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बोलने का मतलब क्या होता है, सपोज करिए हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो इस कॉइन को टॉस करने पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। बट अगर पहली बार हेड आ गया तो दूसरी बार टेल आने में ये कोई रिलेशन नहीं है कि पहली बार हेड आ गया तो जो टेल है उसको आने में तकलीफ होगा। क्लियर है ना? मतलब आउटकम जो है उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हेड आ गया तो टेल का प्रोबेबिलिटी आने का कुछ इफेक्ट हो जाता है। अगर हम उसको फिर से क्रॉस करें तो उसका प्रोबेबिलिटी, उसको टेल आने का प्रोबेबिलिटी में कुछ चेंजेस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जहां पे आउटकम रैंडमली अलग अलग है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर वो हो गया तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। आप सपोज करिए एक बैग है, वहां पे हमने एक ब्लैक बॉल को रखा है, एक व्हाइट बॉल को रखा है, हमने एक बॉल को निकाल लिया, अब अगले बॉल का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो पहले जो पहला बॉल का प्रोबेबिलिटी होगा वो दूसरा बॉल को अफेक्ट करेगा, दूसरे बॉल के प्रोबेबिलिटी को। तो उस केस में हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे। क्लियर है ना? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देयर शुड बी इंडिपेंडेंट आउटकम्स आप लिख लेंगे। तो आउटकम्स जो होंगे वो आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये आपका दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या है कि एवरी ट्रायल शुड हैव 2 आउटकम, सक्सेस एंड फेल्योर। बहुत ही बारीकी से समझिएगा बातों को। यहां पे सपोज करिए 8 बार किसी कॉइन को टॉस किया जा रहा था, इसके अंदर 8 ट्रायल्स हो गए। अब सपोज करते हैं हम कि पहला ट्रायल में, मतलब फर्स्ट ट्रायल के अंदर क्या किया गया होगा, कॉइन को टॉस किया गया होगा। कॉइन को टॉस करने के कारण 2 आउटकम आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। क्लियर है ना? अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सपोज करते हैं ये एग्जांपल हम लोगों ने लिया है एग्जैक्टली 4 हेड, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी किसका पूछा जा रहा है, हेड का आपको प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। इसका मतलब आपका जो सक्सेस होगा, आप वो सक्सेस क्या मानोगे कि अगर ट्रायल के अंदर मेरा हेड आ जाए तो वो सक्सेस हो गया। उसी तरीके से अगर ट्रायल के अंदर हेड आया तो सक्सेस हुआ, और अगर हेड नहीं आया, बोलने का मतलब अगर हेड नहीं आया तो क्या आया, टेल आ गया कॉइन को टॉस करने के कारण, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेल्योर। क्लियर है ना? तो वही क्या बोला गया आपको कि एवरी ट्रायल शुड हैव 2 आउटकम, सक्सेस एंड फेल्योर। और ये पता कैसे चलेगा कि सर जी जो हमारा सक्सेस क्या है एंड फेल्योर क्या है, तो क्वेश्चन में जो भी आपका प्रोबेबिलिटी दिया जाएगा, जिसका वैल्यू आपको निकालना रहेगा, कैलकुलेट करना रहेगा, उसी को आप सक्सेस या फिर उसी को आप सक्सेस बोलोगे और उसके अपोजिट वाले को फेल्योर बोलोगे। और एक चीज ध्यान रखना है, सक्सेस मतलब हमेशा अच्छी चीजें नहीं हो सकती है। क्लियर है ना? वहां पे आपको जैसे आप एग्जांपल दे देगा कि एक कुछ डिफेक्टिव मशीन है, कुछ
ठीक मशीन है और उनमें से एक मशीन को निकाला गया तो डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी बताया। तो अब आपको यहाँ पे ये बातें इस बात को समझना है कि डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो सक्सेस यहाँ पे क्या होगा, डिफेक्टिव अगर आ गया हमारा जब हमने एक निकाला है तो अगर वो डिफेक्टिव आ गया तो वो हमारा सक्सेस होगा। तो ऐसा नहीं है कि सक्सेस जो डिफाइन होगा दैट विल बी इन गुड नेचर, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऑरेंज रखा हुआ ग्रुप ऑफ ऑरेंज में कुछ सही ऑरेंज है, कुछ सड़े हुए ऑरेंज है, और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सड़े हुए ऑरेंज आने का प्रोबेबिलिटी बताएं, तो यहाँ पे जो सक्सेस होगा वो क्या होगा, सड़ा हुआ ऑरेंज आना। यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला कि आप जो ऑरेंज आएगा गुड उसको सक्सेस मानोगे, तो जो प्रोबेबिलिटी जिसका आपको सिंपली पूछा जाए आप उसको सक्सेस बोलेंगे। क्लियर है ना? तो यही क्या बताया गया कि एवरी ट्रायल शुड हैव टू आउटकम, सक्सेस एंड फेल्योर। अब आपसे पूछा गया, बताया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेल्योर शुड सेम इन ईच ट्रायल्स, मतलब जो पहले ट्रायल में प्रोबेबिलिटी है सक्सेस का और फेल्योर का, ये हमेशा सेम रहने चाहिए जितने भी ट्रायल्स आप कर रहे हो। एग्जांपल लेते हैं, पहले ट्रायल में दो आउटकम आना था, हेड या टेल। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि हेड आने का कितना प्रोबेबिलिटी है। अब आप खुद सोचिए, हेड आना सक्सेस हमारा होगा। अगर पॉइंट को टॉस करने से हेड आ जाए तो हम उसको बोलेंगे कि भाई साहब मेरे को जो चाहिए वो मिल गया, सक्सेस हो गया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब इस पॉइंट को टॉस करने से सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर जी 1/2। इसी तरीके से आपसे मैं पूछूं कि फर्स्ट ट्रायल में फेल्योर का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप क्या बोलेंगे सर जी 1 - 1/2 दैट इज सिंपली 1/2। तो अब कंसेप्ट क्या बोल रहा है, आप इस क्वेश्चन में देखिए कितने ट्रायल्स होने हैं, 8 ट्रायल्स होने हैं। तो आपके 8 ट्रायल्स में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/2 रहना चाहिए और फेल्योर का प्रोबेबिलिटी 1/2 रहना चाहिए। क्लियर है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये आपका था फोर्थ कंडीशन। अभी हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं और वो क्वेश्चन सिंपली आपको बताना है कि वहां पे क्या बर्नौलीज ट्रायल्स एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 balls are drawn successively from an urn consisting of 7 red and 9 black ball. A red ball is drawn. अब देखिए क्या आपको बोला गया है कि एक रेड बॉल को निकाला गया है। ठीक है ना? A red ball is drawn. Find it follows Bernoulli's trials or not when ball drawn is replaced and when ball drawn is not replaced. आपसे क्या पूछ रहा है, आप समझिए बातों को। आपसे पूछा जा रहा है कि 7 रेड बॉल है, 9 ब्लैक बॉल है, इसमें से कोई भी रैंडमली एक रेड बॉल को निकाला गया है। यहाँ पे आपको बता दिया कि एक रेड बॉल ड्रॉ किया गया है। अब आप समझिए यहाँ पे टोटल कितने हो गए, तो आप बोलेंगे सर 16 बॉल है, 16 में कोई भी आ सकता है। क्लियर है? 9 रेड भी आ सकता है, 9 बॉल ब्लैक भी आ सकता है, 9 ब्लैक भी आ सकता है और 7 रेड भी आ सकता है, मतलब 16 में कोई भी आ सकता है। अब आप खुद सोचो कि इंडिविजुअली हम जब एक बॉल को निकालेंगे, यहाँ पे ट्रायल्स कितने हो रहे हैं, क्योंकि एक रेड बॉल निकाला गया है, एक बॉल को निकाला गया है और वो रेड बॉल है, तो एक ट्रायल सिंपली हुआ। ठीक है ना?
अगर 4 बॉल निकालते तो ट्रायल्स कितना होता, 4 होता। तो अभी आप देखिए एक बॉल को हमने निकाला तो ट्रायल्स का नंबर क्या फिक्स हुआ या नहीं। सबसे पहला कंडीशन क्या बोलता है, देयर शुड बी फिनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये जो बॉल निकालना था ये हमारा ट्रायल्स हो गया, ठीक है ना। और टोटल कितने ट्रायल्स हो सकते हैं, क्योंकि 16 बॉल है तो ये हमारा 16 ट्रायल्स इसके अंदर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे रैंडमली सिर्फ एक ट्रायल किया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, आपको पूछा गया है कि वो बॉल रेड आया, तो अब जो हम एक बॉल निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप ऑफ बॉल है, 16 ग्रुप ऑफ बॉल है, जिसमें 7 रेड बॉल है, 9 ब्लैक बॉल है। तो कुछ भी आ सकता है। जब हम एक बॉल निकाल रहे हैं ट्रायल्स के अंदर, एक बॉल को हम निकाल रहे हैं तो कुछ भी आ सकता है, रेड बॉल भी आ सकता है, ब्लैक बॉल भी आ सकता है। अब आप खुद सोचो कि क्या आएगा, तो आप बोलोगे हाँ भाई सब सक्सेस मेरे को मिल गया, और क्या नहीं आएगा या फिर क्या आने से आप बोलेंगे कि भाई साहब काम नहीं बना, बात नहीं बन पाया। तो ये क्या हो जाएगा कि अगर रेड बॉल आ गया, क्योंकि क्या बोला जा रहा है कि रेड बॉल इज ड्रॉन या फिर द बॉल इज फाउंड रेड, कुछ ऐसा आप बातों को समझिए। तो अगर रेड बॉल आ जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज आवर सक्सेस, ठीक है ना। और वहां पे फाउंड वाला स्टेटमेंट रहता तो और अच्छा रहता कि द बॉल फाउंड रेड, ठीक है ना, उसको रेड पाया गया। तब आपको डायरेक्ट समझ में आता कि एक बॉल निकाला गया है और वो बॉल अगर रेड होगा तो हम बोलेंगे हाँ सक्सेस मिल गया है, और अगर ब्लैक हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि फेल्योर मिल गया है, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन तो पूरा हो गया। रिप्लेस्ड वाले केस में भी ध्यान से समझिए कि ट्रायल्स का नंबर फिक्स्ड होना चाहिए, और यहाँ भी ट्रायल्स का नंबर फिक्स्ड है कि एक ही बॉल निकाला जा रहा है, एक ही ट्रायल किया जा रहा है। तो पहले केस में जब रिप्लेस्ड वापस बॉल को कर दिया जाएगा, उस केस में भी क्या है, एक ये वाला कंडीशन फिक्स्ड है। अब दूसरे कंडीशन को आप देखें, ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। तो ऑब्वियस सी बात है वो बॉल कुछ भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है और ये भी आ सकता है आपका। तो कुछ ऐसा नहीं है कि ये वो है, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करेगा। रेड बॉल आ गया तो अगले ड्रॉ में अगर एक और ट्रायल किया जाता तो उसमें ब्लैक बॉल आने में कुछ परेशानी होती है, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायल्स इंडिपेंडेंट भी है। अब देखिए एवरी ट्रायल शुड हैव 2 आउटकम, सक्सेस एंड फेल्योर, 2 आउटकम होंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 आउटकम है, सक्सेस और फेल्योर है, मतलब ये वाला भी कंडीशन पूरा हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेल्योर शुड सेम इन ईच ट्रायल्स। प्रोबेबिलिटी जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए ईच ट्रायल में, हर एक ट्रायल में। अब आप सोचिए यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे 2 ट्रायल्स का हम सोचे, ठीक है ना, कि इस क्वेश्चन में 2 ट्रायल्स हर एक केस में किया जा रहा है, रिप्लेस भी कर दिया जा रहा है, और दूसरे बार में दूसरा केस में रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, मतलब 2 ट्रायल्स हो रहा है। और दोनों ट्रायल्स में वही बात सेम होगा कि एक सक्सेस मतलब एक व्हाइट बॉल आएगा, एक ब्लैक बॉल, कुछ भी आ सकता है। उसी तरीके से एक व्हाइट बॉल या रेड बॉल वो भी आ सकता है दूसरे ट्रायल में। अब आप सोचो बातों को, पहले केस को सोचो, जब 2 ट्रायल किया जा रहा है और हम वापस बॉल को रिप्लेस कर दे रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट ट्रायल का आप केस सोचिए पहले। फर्स्ट ट्रायल के अंदर क्या होगा, व्हाइट बॉल ब्लैक बॉल कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से सेकेंड ट्रायल के अंदर क्या होगा, व्हाइट बॉल ब्लैक बॉल कुछ भी आ सकता है। अब कंडीशन आप देखो कि पहले ट्रायल के बाद अगर बॉल को रिप्लेस कर दिया गया, यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया है एक्चुअली कि कितने ट्रायल्स हो रहे हैं, बट हम लोग सपोज करते हैं कि 2 ट्रायल्स हो रहा है। तो 2 ट्रायल्स के अंदर 2 ट्रायल होंगे, फर्स्ट ट्रायल सेकेंड ट्रायल। फर्स्ट ट्रायल के अंदर कुछ भी आ सकता है, व्हाइट बॉल भी आ सकता है, ब्लैक बॉल भी आ सकता है, क्योंकि एक बॉल निकाला जा रहा है तो वो दोनों में कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से सेकेंड ट्रायल के अंदर व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल कुछ भी हो सकता है। हमने व्हाइट बॉल, यहाँ पे एक्चुअली रेड और ब्लैक है, तो यहाँ पे व्हाइट के जगह आप रेड कर ले, रेड बॉल और ब्लैक बॉल कुछ भी आ सकता है। अब आप सोचिए, पहली बार एक ट्रायल किया गया, उसमें एक बॉल को निकाला गया। अब बॉल को निकाला गया
वहां पे हमने बोला है कि रेड बॉल आने का को सक्सेस बोला है, तो सपोज करते हैं कि वो रेड बॉल होगा, इसका कितना चांसेस होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर सक्सेस का प्रोबेबिलिटी या रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 7/16। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ब्लैक बॉल होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब आप फेल हो गए, रेड बॉल नहीं आया, उसका कितना प्रोबेबिलिटी होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 1 - 7/16 दैट इज 9/16। अब आपको क्या कंडीशन दे रहा है, यही पॉइंट आपको अच्छे से समझना है कि पहला ट्रायल किया गया, पहले बॉल को निकाला गया, उसको वापस फिर उस बैग में रख दिया गया। अब आप सोचो कोई भी बॉल निकले, रैंडमली रेड बॉल भी आ सकता है, ब्लैक बॉल भी, कोई भी बॉल आए, फर्क क्या पड़ता है, क्यों? क्योंकि हम उसको वापस बैग में डाल दे रहे हैं, और जैसे ही वापस बैग में डालेंगे नंबर बराबर हो जाएगा, फिर से 16 हो जाएगा, 16। अब अगर रेड बॉल निकला होगा उसको वापस डालने से वो 7 फिर से हो जाएगा, अगर पहले ट्रायल में ब्लैक बॉल आया होगा उसको वापस डालने से 9 नंबर हो जाएगा। तो फर्क नहीं पड़ेगा, कब नहीं पड़ेगा, जब रिप्लेस्ड कर दिया जा रहा है, और रिप्लेस करने के बाद फिर से अगर हम सेकेंड ट्रायल में रेड सक्सेस का प्रोबेबिलिटी निकाले तो वो 7/16 होगा और ब्लैक का 9/16 होगा। तो जब बॉल को रिप्लेस कर दिया जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर है ना, जो मैं आपको समझाना का चाह रहा हूं। अब आप यही कंडीशन सोचिए नॉट रिप्लेस्ड वाले केस में, मतलब जहां पे पहले ट्रायल के अंदर एक बॉल को निकाल के बाहर रख दिया गया। अब आप वहां पे सेकेंड ट्रायल का केस सोचो, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर निकालिए, तो आप क्या पाएंगे, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में ही अंतर आ जाएगा। पहले अगर 7/16 था तो अब रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी जब निकाला जाएगा तो 15 और समथिंग हो जाएगा, समथिंग बाय 15 हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर भी समथिंग बाय 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पहले ट्रायल्स के अंदर, ये सेकंड केस है, ठीक है ना, पहले ट्रायल्स के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 7/16 9/16 है, लेकिन सेकंड ट्रायल के अंदर प्रोबेबिलिटी चेंज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले ट्रायल्स को करने के दरमियान हमने उसको बाहर रख दिया बॉल को। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ कंडीशन क्या फुलफिल हो पा रहा है, probability of success and failure should be same in each trial, नहीं हो पा रहा है। पहले केस में हो पा रहा है जब बॉल को वापस रिप्लेस कर दिया जा रहा है, बट दूसरे केस में जब रिप्लेस नहीं किया जा रहा है तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि बर्नौलीज ट्रायल्स इज फॉलोड इन फर्स्ट केस एंड नॉट फॉलोड इन second case when the ball drawn after first trial is not replaced। clear है? I hope आप कुछ समझ पाए होंगे, 50% भी समझ पाए होंगे, और अगर आप 50% भी समझ पाते हैं बहुत ही इनफ है। आप एक बार फिर से उसको देखें तो हो सकता है आपको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आए और आप समझ जाओगे। ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं समझना है। बेसिकली क्या दिया हुआ है, 7 रेड बॉल दिया है, 9 ब्लैक बॉल दिया है, और आपको बोला जा रहा है रेड बॉल इज ड्रॉन। 1 रेड बॉल यहाँ पे हटा दीजिए, रेड बॉल ड्रॉन, वो रेड बॉल आया है, एक बॉल निकाला गया और वो पाया गया कि रेड बॉल है, और हम सपोज करते हैं कि 2 ट्रायल्स इसके अंदर किया जा रहा है, 2 बार बॉल्स को निकाला जा रहा है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 2 ट्रायल्स करने के दरमियान अगर पहले ट्रायल्स के करने के बाद फिर से बॉल को वापस रख दिया गया, और दूसरा केस क्या दिया गया है कि पहले ट्रायल्स के करने के बाद बॉल को वापस बैग में नहीं रखा गया है। तो पूछा गया आपसे कि क्या दोनों केस में बर्नौलीज ट्रायल्स फॉलो हो रहा है या नहीं, ये बताना है। तो हमने क्या किया, सिंपल सा कंसेप्ट अप्रोच फॉलो किया। पहले ट्रायल के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर निकाला। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेल्योर हमने सेकंड ट्रायल के अंदर निकाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोलने का मतलब क्या, तो क्या आया है, रेड बॉल। तो अगर बॉल को निकालने के बाद रेड बॉल आ जाए तो वही मेरा सक्सेस हुआ, और उसी का प्रोबेबिलिटी जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्लियर है ना?
तो ये सारी बातों को आप समझ पाएंगे। कुछ ऐसा हार्ड एंड फैक्ट रूल नहीं है जो आप नहीं समझ पाओगे, बट थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है एंड आई होप आप कुछ भी आप समझ पाए होंगे तो काम बन जाएगा, इस पूरे पोर्शन को आप समझ जाइएगा इजीली। क्लियर है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन में नहीं देता है, बट यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने इस क्वेश्चन को लिया। अब आते हैं अपना मेन पोर्शन पे, बर्नौलीज टाइल्स फार्मूला पे कि क्या होता है फार्मूला। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन नंबर 1 बनाने से पहले फॉर्मूले को देखते हैं। अब फॉर्मूला में कुछ ऐसा है, P x इक्वल टू R इज इक्वल टू NCR इंटू स्मॉल pr डॉट q का पावर n माइनस r। अब ध्यान से समझेंगे, जो टर्म्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं सारे टर्म्स को देखेंगे। ये जो x बराबर r है या फिर कुछ भी है, तो वो क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ सक्सेस। मतलब कितनी बार आपको सक्सेस आना है वो तो आप निकाल लोगे, लेकिन कितनी बार आनी चाहिए वो उसका वैल्यू है r। ठीक है ना? नंबर ऑफ सक्सेस। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जो नंबर ऑफ ट्रायल्स किए जा रहे हैं उसका वैल्यू क्या है, n। अब उस ट्रायल्स के अंदर में कितने वैल्यू में कितना सक्सेस आपको चाहिए वो r डिनोट करेगा। और ये जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। तो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है। और Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। अब देखिए क्वेश्चन को क्या है, थोड़ा सा फॉर्मूला को पहले देखिए। क्या है फॉर्मूला कि P इज इक्वल टू x। अब हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि 10 ट्रायल्स किया गया और हमसे बोला गया है कि एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है और उस कॉइन को टॉस करने से आप एग्जैक्टली 5 हेड आने का कितने ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें 5 हेड आया होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे इनडायरेक्टली आपको सक्सेस भी बता दिया और कितने टाइम्स होने चाहिए ये भी बता दिया है। तो यहाँ पे सक्सेस क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ट्रायल्स के अंदर 10 ट्रायल्स हैं, पहले ट्रायल मतलब एक कॉइन को टॉस करना फर्स्ट ट्रायल हो जाएगा। इसके अंदर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा, टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगा। लेकिन इसमें से हेड आना मेरा क्या है, सक्सेस है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। इसी तरीके से Q का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या होगा, अगर सक्सेस का प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो आप बोलेंगे सर जी 1 - 1/2 दैट इज 1/2। अब देखिए इतने निकालने के बाद अब फॉर्मूला में हम लोग अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है, Px इज इक्वल टू R। तो कितने टाइम्स आपको हेड चाहिए, तो एग्जैक्टली 5 टाइम्स। मतलब यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया कि 5 बार हेड होने चाहिए। तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या होगा, 5 बार सक्सेस मेरे को चाहिए। तो हमने x इज इक्वल टू 5 लिखा।
अब आगे देखिए ये क्या हो जाएगा 10c5 इंटू प्रोबेबिलिटी स्मॉल p का वैल्यू क्या आया है 1/2, तो 1/2 का पावर 5 इंटू 1/2 का पावर 5, तो ये हमारा क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 5 हिट्स। क्लियर है ना, जब 10 ट्रायल्स n का वैल्यू 10 है और r का वैल्यू हम लोगों को 5 पूछा जा रहा है। सो आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और इसी पैटर्न में क्वेश्चन को बनाएंगे, तो आपको हार्ड नहीं लगने वाला, आपको परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे हम लोग समझ जाएंगे। अभी हम लोगों के पास टाइम है 15 मिनट है ऑलमोस्ट, तो हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 हिट। बहुत ही बारीकी से समझिएगा क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 हेड while tossing 5 coins, जब 5 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है। अभी आप समझो कि हम लोगों को क्या पूछा जा रहा है कि एग्जैक्टली 4 हेड चाहिए, कब, जब टॉस किया जा रहा है कितने बार कॉइन्स को 5 बार किया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, नंबर्स ऑफ ट्रायल कितने होने वाले हैं, तो 5 बार टॉस किया जा रहा है, तो n इज इक्वल टू 5। अब आपको क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले आप सक्सेस डिफाइन करो। अब सक्सेस डिफाइन करने के लिए मैंने क्या बोला आपको कि जिसका प्रोबेबिलिटी पूछे, तो यहाँ पे किसका प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे सक्सेस क्या हो जाएगा, हेड अगर आ गया तो वो सक्सेस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे p का मतलब क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। यहां मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, आप लेकिन अपने कॉपी में पूरा लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जब एक ट्रायल में एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, और ये जो आप वैल्यू निकाल रहे हो ना वो एक ट्रायल का है, एक ट्रायल के अंदर सक्सेस आने का प्रोबेबिलिटी। क्लियर है ना, तो एक ट्रायल के अंदर हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरीके से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेल्योर, ये क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर बोलने का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, और टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 - 1/2 दैट इज 1/2। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि सर एग्जैक्टली 4 हेड आए, जब 5 बार टॉस किया जा रहा है उसमें 4 हेड आने का, कितने ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें 4 हेड्स होगा, वो आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। अब फॉर्मूला क्या था NCR, n मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट इज 5c4 इंटू p का पावर r, और p मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2, तो 1/2 का पावर 4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर दैट इज q का पावर n - r, तो 1/2 n का वैल्यू कितना है 5 माइनस r का वैल्यू कितना है 4, तो 5 - 4 ये क्या हो जाएगा 5c4 इंटू 1/2 का पावर 4 इंटू 1/2 का पावर 1, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे 5c4 इंटू 1/2 का पावर 5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर लाएंगे,
और एक डाउट जो आपके माइंड में आ रहा है कि सर डायरेक्ट हर बार ऐसा ही नहीं कर दे कि यहाँ पे 1/2 का पावर 5 लिख दे, अगर n का वैल्यू 5 है, अगर 10 रहेगा तो 10 लिख देंगे क्योंकि सम करके तो वही आएगा। बट आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि हर केस में ऐसा नहीं होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर का वैल्यू सेम आए। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेल्यूर का वैल्यू सेम आएगा तब आप डायरेक्ट इस पैटर्न में लिख सकते हो कि NCR इनटू P या फिर Q का पूरा का पावर n। क्लियर है ना? तो आप ऐसा तब लिख सकते हो जब P का वैल्यू और Q का वैल्यू सेम हो, बट हर केस में ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। क्लियर है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं एंड आई होप कि ये आप समझ पाए होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट नंबर, व्हाट इज द सेकेंड नंबर देखिए 8 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। 8 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है एक साथ और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए। क्या प्रोबेबिलिटी बताइए? तो एटलीस्ट 6 हेड, नो हेड एंड ऑल हेड, एक भी हेड ना हो और सारा का सारा हेड हो। तो पहला क्वेश्चन यहां पे देखिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे सर 8 बार टॉस किया जा रहा है तो n का वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया। अब इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया है एटलीस्ट 6 हेड, नो हेड, और तीसरा आपसे पूछा गया है ऑल हेड। अब आप सोचो थोड़ा सा, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एटलीस्ट 6 हेड, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे सक्सेस क्या डिफाइन होगा, तो आप बोलेंगे हेड आना सक्सेस डिफाइन हो जाएगा। मतलब एक ट्रायल के अंदर एक कॉइन को टॉस किया जाएगा और इस कॉइन में 2 आउटकम आ सकते हैं, हेड या टेल। लेकिन क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है हेड का प्रोबेबिलिटी, तो हेड आना हम लोग क्या मानेंगे, सक्सेस मानेंगे। तो P का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर जी P का वैल्यू 1/2 होगा। क्लियर है ना? P का बोलने का मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन वन ट्रायल। इसी तरीके से Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे सर जी 1 - 1/2 दैट इज 1/2। और ये क्या है, फेल्यूर का प्रोबेबिलिटी, और फेल्यूर का प्रोबेबिलिटी बोलने का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। अब आप खुद सोचिए कि डाटा जो जो चाहिए, मेरे को P चाहिए था उसका वैल्यू आ गया, Q चाहिए था वो आ गया, N का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन एक चीज मिसिंग है दैट इज R। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली ये क्लियर नहीं किया कि मेरे को इतना टाइम सेट चाहिए, यहाँ पे दिमाग लगाया। वो क्या बोला कि कम से कम 6 हेड चाहिए मेरे को। तो अगर आप R को लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, P x is greater than or equal to 6, मतलब x जो हो वो 6 से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन कम से कम इक्वल होगा, उससे नीचे में ये नहीं मानने वाला। क्लियर है ना? तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और इसको लिखने सीखना है। तो ये देखिए क्या हो गया, एटलीस्ट 6 हेड, कम से कम 6 हेड आए, तो इसको हमने कैसे लिखा, Px should be less than or equal to 6, एटलीस्ट 6 हेड बोला जा रहा है ना। तो यहाँ पे सॉरी ये ग्रेटर लगेगा, ग्रेटर का साइन लग जाएगा कि x should be less than or greater than 6। x कम से कम 6 के बराबर होगा और फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 6 से नीचे नहीं मानने वाला। अब आप खुद सोचो
इसके अंदर क्या हो गया, ये भी एक केस बन गया जब x बराबर 6 है तब भी क्वेश्चन फुलफिल हो रहा है, और ये भी एक केस बन गया जब x में 7 x = 7 हो जाए, क्योंकि ये क्या बोल रहा है 7 भी आ जाए तो मेरे को परेशानी नहीं है, लेकिन 6 से नीचे नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ एक रट लगा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक और केस लिख सकते हैं जब p बराबर x = 8 हो। क्लियर है ना? इसका मतलब क्या हो गया कि जब 6 एग्जैक्टली 6 सक्सेस आएगा तो भी वो भी इसके अंदर होगा, जब 7 एग्जैक्टली 7 सक्सेस होगा वो भी इसके अंदर होगा, और एग्जैक्टली 8 सक्सेस मतलब 8 हेड वाला भी इसके अंदर होगा। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिए, n का वैल्यू क्या है 8, r का वैल्यू क्या है 6 इनटू p का वैल्यू क्या है 1/2, p का वैल्यू r का वैल्यू कितना है 6 इनटू q का वैल्यू n माइनस r, तो n है 8 माइनस r तो क्या हो जाएगा 2। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, तो 7c6 इनटू 8c7 इनटू 1/2 का पावर 7 इनटू 1/2 का पावर 1 प्लस 8c8 इनटू 1/2 का पावर 8 इनटू 1/2 का पावर 0, और 1/2 का पावर 0 0 नहीं होता है, कोई भी चीज का पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है ना? तो हमने देखा यहाँ पे 3 केस बना है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 8c6 इनटू 1/2 का पावर 8 प्लस 8c7 इनटू 1/2 का पावर 8 प्लस 8c8 इनटू 1/2 का पावर 8। अब यहां से आप 1/2 का पावर 8 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 8c6 प्लस 8c7 प्लस 8c8। क्लियर है ना? सो आई होप आप समझ पाए होंगे। और ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि 1/2 p का भी वैल्यू और 1/2 q का वैल्यू है, तो वो डायरेक्ट हमने 1/2 का पावर है, लेकिन आप ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हर क्वेश्चन में करके देखेंगे, फिर आप एक्सपीरियंस खुद ब खुद हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये था ए नंबर एटलीस्ट 6 हेड वाले का आंसर। ठीक है ना? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज नो हेड। अब आप खुद सोचो, हेड नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रायल्स तो उतने ही हैं अभी भी, अब हेड बोला जा रहा है कि हेड नहीं होना चाहिए, मतलब सारा का सारा क्या होगा, तो आप बोलेंगे टेल होगा, तो सारा का सारा टेल होगा। इसका बोलने का मतलब क्या हो गया कि 8c8, क्योंकि r का वैल्यू तो क्लियर नहीं किया यहाँ पे, तो 8c8 इंटू 1/2 का पावर 8 1/2 का पावर 0। और आपको ध्यान रखना है ये 1/2 क्या है, ये हेड आने का, सक्सेस आने का प्रोबेबिलिटी है, तो हेड मेरे को एक भी नहीं चाहिए, तो हमने क्या लिखा 1/2 का पावर 0। अब ये क्या है, फेल्योर का प्रोबेबिलिटी है, मतलब एक भी हेड नहीं चाहिए, तो मेरे को टोटल क्या चाहिए होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि टेल चाहिए होगा, और टेल मेरे को फेल्योर है, तो फेल्योर का प्रोबेबिलिटी का पावर 8, टोटल 8 हम लोगों को चाहिए। क्लियर है ना? तो ये क्या हो जाएगा 8c8 इंटू 1/2 का पावर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल हेड, सभी का सभी हेड हो, तो आप खुद सोचिए कि सभी का सभी हेड हो, यहाँ पे कुछ, फिर यहाँ पे ऑल हेड है, ये क्या हो जाएगा 8c8 इंटू सभी का सभी हेड हो, मतलब सक्सेस का पूरा पावर 8 इंटू फेल्योर का पावर क्या हो जाएगा, तो 0। ठीक है ना? और इसका वैल्यू 1 होता है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं। तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एटलीस्ट 6 हेड, अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, एट मोस्ट, तो ये तो फर्स्ट नंबर था, तो ये हमारा तीनों क्वेश्चन बन गया। क्लियर है ना? सो आप 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा सा,
कुछ इशू है, देख लेता हूं मैं। तो टाइम तो हो गया है, बट जल्दी से हम लोग फिर से इसको एक बार सम अप कर लेते हैं और इसमें एक और क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। एट मोस्ट 6 ऐड कर देंगे आप, ठीक है ना। तो पहले हम लोग एक एट मोस्ट वाले केस को समझते हैं। एट मोस्ट 6 है, तो आप सोचिए कि 6 है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप यहां पे क्या लिखोगे, p x इज इक्वल टू, आप यहां पे r नहीं लिखो, सॉरी r का वैल्यू क्या होगा, तो यहां पे एग्जैक्टली नहीं बोला, जहां पे एग्जैक्टली बोलेगा वहां पे आप इक्वल टू लगाएंगे। क्लियर है ना। तो यहां पे एग्जैक्टली नहीं बोला है, इसका मतलब क्या हो है, आपको क्या बोल रहा है, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 6 हेड, मतलब एट मोस्ट वो 6 के बराबर हो लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब आप खुद सोचिए इसके अंदर क्या क्या केस आ जाएंगे। जब px बराबर 1 होगा, जब px बराबर 2 होगा वो भी इंक्लूड हो जाएगा, जब px बराबर 3 होगा वो भी इंक्लूड हो जाएगा, जब px बराबर 4 होगा वो भी इंक्लूड हो जाएगा, px बराबर 5 होगा वो भी इंक्लूड हो जाएगा, एंड px बराबर 6 मतलब 6 हेड जब आएगा वो भी इंक्लूड हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ऐसे ही लिख के नहीं छोड़ देना है। अब हम लोग क्या जानते हैं, px1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 8c1 इंटू 1/2 का पावर 1 इंटू 1/2 का पावर 7। इसी तरीके से px2 को कैसे लिखेंगे, प्लस का साइन डालेंगे, फिर 8c2 इंटू 1/2 का पावर 2 इंटू 1/2 का पावर 6। तो इस तरह से आप लिखोगे और सॉल्व करोगे। क्लियर है ना। आई होप आप समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को, एंड फिर हम लोग आज की क्लास को खत्म करेंगे। देखिए एटलीस्ट 6 हेड, तो सिर्फ लिखना सीखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, कम से कम 6 हेड। तो ये कैसे लिखेंगे इसको कि x ज्यादा भी हो सकता है 6 से। एटलीस्ट का मतलब तो यही होता है कि कम से कम होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकता है, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन हम लोग लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, अगर x बराबर 6 हो गया तो भी बात बन गया, अगर x बराबर 7 हो गया तो भी बात बन गया, और x बराबर 8 हो गया तो भी बात बन जाएगा। नो हेड, नो हेड बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, तो 8c0, इस यहाँ पे r का वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि हेड एक भी नहीं आए, और r हम लोग यही लिखते हैं कि नंबर ऑफ सक्सेस। तो अगर एक भी हेड नहीं आएगा तो इसका मतलब सारा का सारा क्या होगा, फेल्यूर होगा। तो सारा का सारा फेल्यूर आए, दैट इज 1/2 का पावर 8। क्लियर है ना। और शायद इसको मैंने पहले जो है आपको बता दिया था, यहाँ पे 8c8, यहाँ पे 8 नहीं होगा, और मोर प्रोबेबिलिटी है कि शायद आंसर सेम आए, बट आपको समझना है यहाँ पे 0 होगा। क्यों, क्योंकि सक्सेस एक भी नहीं मिलेगा। अगर नो हेड आए तो इसका मतलब सारा का सारा टेल आना चाहिए, तो सारा का सारा फेल्यूर होगा, और हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं, नंबर ऑफ सक्सेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8c0।
इंटू 1/2 का पावर 0, और 1/2 ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये अपने माइंड में क्लियर रखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का पावर 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर का पावर 8। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हेड, सारा का सारा हेड आए, मतलब 8c8 इंटू 1/2 का पावर 8 इंटू 1/2 का पावर 0। ये कैसे होगा, तो सारा का सारा हेड आए, मतलब r का वैल्यू कितना होगा, 8 होगा। क्लियर है ना, सारा का सारा हेड आए, तो ये जो है फिर 1/2 का पावर 8, ये 1/2 क्या डिनोट कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और ये 1/2 किसको डिनोट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। मतलब सक्सेस सारा का सारा आ जाए और फेल्योर हमारा क्या हो जाए, 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एट मोस्ट 6 हेड, ज्यादा से ज्यादा 6 होना चाहिए, मतलब x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6। तो इसके अंदर क्या क्या केस आ जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे, सर जब एक हेड आ रहा होगा तो भी बात बन जाएगा, क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। उसी तरीके से जब x बराबर 2 होगा तो भी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। इसी तरीके से जब x बराबर 3 होगा तो भी क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया जाएगा। जब x बराबर 4 होगा तब भी क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया जाएगा। जब x बराबर 5 होगा तब भी क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया जाएगा। एंड जब क्वेश्चन में x का वैल्यू 6 होगा तो भी, एट मोस्ट मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप 6 तक ले सकते हो। तो ये सारे का वैल्यू निकाल के आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। क्लियर है ना, तो आई होप आप कुछ समझ पाए होंगे। बताना है आपको आज कि आपके समझ में आई या नहीं आई, कितना परसेंटेज आया, कि कैसा लग रहा है और मजा आ रहा है या नहीं। तो बेसिकली अब जो हमारा प्रोबेबिलिटी के अंदर है वो 1-2 क्लास और होगा, एंड देन हमारा क्लास शायद खत्म हो जाए, फिर हम लोग प्रैक्टिस पेपर जो 10 साल का क्वेश्चन आया हुआ रहेगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें और अच्छे से रहें। टेक केयर।